चलिए, तो केमिस्ट्री का 10th क्लास का चैप्टर 1 हम पढ़ चुके थे, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2, नाम हो गया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब इस पूरे चैप्टर को हमको दो पार्ट्स में पढ़ना है अलग अलग। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे सिर्फ एसिड्स और बेसिस के बारे में, और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है ना? तो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं एसिड्स और बेसिस के। ठीक है, एसिड एंड बेसिस। अब केमिस्ट्री में कौन सा सब्सटेंस एसिड होगा और कौन सा सब्सटेंस बेस होगा, या हम किसको एसिड माने और किसको बेस माने, इन चीज़ों के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। बट हम यहाँ पर उसके अलावा भी कौन कौन से कॉन्सेप्ट है उनकी भी बात करेंगे कि किसके अकॉर्डिंग किस सब्सटेंस को हम एसिड माने और किस सब्सटेंस को हम बेस माने। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज अरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, अरहेनियस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और उसने एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं उसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट दिया है। उस कॉन्सेप्ट को हम बोल रहे हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट या फिर अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, अब इसके हिसाब से एसिड और बेसिस क्या है उनकी बात कर लें, है ना। एसिड की डेफिनेशन की बात करें तो अरेनियस क्या बोलता है, एनी सब्सटेंस विच gives H plus ion in aqueous solution are called acids। ठीक है ना। अरेनियस के हिसाब से कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे दे, H प्लस दे दे, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एसिड्स। ठीक, जैसे समझे अपन एग्जाम्पल से समझें इसको। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं सपोज HCl, है ना। तो अभी हमको मालूम है HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सॉरी, अब अगर मैं इस HCl को लूँ और उठाकर पानी में डाल दूँ, H2O में डाल दूँ, है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो HCl है वो अपने अंदर से इस H2O को क्या देगा, H प्लस, क्या दे देगा, H प्लस, और ये जो H प्लस है वो यहाँ जाकर एक्सेप्ट हो गया और यहाँ क्या बन गया, H3O प्लस, क्या निकला बाहर, Cl माइनस, है ना। जो एक H प्लस गया था वो H प्लस यहाँ जाकर एक्सेप्ट हो गया तो हमको H3O प्लस और Cl माइनस बन गया। ठीक है, अब ये कैसे होता है उन चीज़ों की अभी हम बात करते हैं। चलिए, तो हमने एक रिएक्शन देखी जिसमें हम बोल रहे हैं कि HCl बना, HCl को हमने पानी में डाला और HCl ने अपने अंदर से H प्लस डोनेट कर दिया वाटर को और प्रोडक्ट में बना दिया H3O प्लस और Cl माइनस। ठीक है, इस पूरी रिएक्शन में HCl जो है ये क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है H प्लस, और किस में डोनेट कर रहा है, वाटर में, मतलब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, है ना। तो यहाँ पर क्या आया, ये एक्वस आ गया, ये भी क्या है, एक्वस है। और ये जो चीज़ बनी है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोल दिया इसको, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर चीज़ है ना। आगे चल के अपन इसको देखेंगे सीनियर क्लासेस में कि कैसे बनता है, या फिर इस चैप्टर के लास्ट में भी मैं आपको समझा दूंगा कि ये जो H प्लस गया है वो कैसे एक्सेप्ट हुआ और क्या इसके अंदर रिएक्शन हो रही है। अभी सिर्फ आप याद रखें कि कोई भी एसिड अगर होगा
तो अरहेनियस के हिसाब से वो एसिड कब बनेगा या उसको हम एसिड कब बोलेंगे, जब वो अपने अंदर से एक H+ एक्वस सोल्यूशन के अंदर ट्रांसफर कर दे। ठीक है, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए याद रखना कि अरहेनियस कॉन्सेप्ट के अंदर सोल्यूशन का एक्वस होना जरूरी है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में ही एसिड अपने अंदर से या कोई सब्सटेंस अपने अंदर से H+ देगा, देन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विल बिहेव एज एसिड। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिया H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, इसको आपने H2O में डाल दिया, रिएक्शन करवा दी, तो यहाँ से क्या ट्रांसफर हो गया, H+ ट्रांसफर हो गया, आपको मिल गया H3O+ और बचा HSO4-, है ना। यहाँ हाइड्रोनियम आयन और क्या बना था, क्लोराइड आयन, है ना। यहाँ पर भी क्या बन गया, ये क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन और साथ में बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट का आयन, बाइसल्फेट आयन या फिर हाइड्रोजन सल्फेट आयन। क्लियर है। तो अरेनियस के हिसाब से कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या डोनेट कर दे, सब्सटेंस विच गिव्स H+, और किसमें, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें, मैं यहाँ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, आप याद कर सकते हैं। HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड, साथ में आप नाम लिख लें इसका, CH3COOH एसिटिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड, COOH का होल ट्वाइस ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एसिड हो गए जो आपको याद रखना है चैप्टर के अंदर, है ना। इसके अलावा H3PO4 फॉस्फरिक एसिड, H3PO3 फॉस्फरस एसिड। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH इज एसिटिक एसिड, HCOOH इज फॉर्मिक एसिड, COOH का होल ट्वाइस इज ऑक्जेलिक एसिड, H3PO4 is phosphoric acid and H3PO3 is phosphorus acid। तो ये आप इसके साइड में इनके नाम लिख लें। क्लियर है, रिएक्शन समझ में आ गई। कोई एसिड लिया, पानी में डाला, तो एसिड में से H+ पानी के पास चला गया। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं अपन किसकी, बेसिस की, कि अरेनियस के हिसाब से बेसिस क्या है। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं हम, एनी सब्सटेंस which gives OH- ion in aqueous solution, OH- ion in aqueous solution are called bases। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो क्या दे दे, OH-, सब्सटेंस जो देता है OH-, एसिड में क्या आ रहा था H+, बेस में क्या आ गया OH-, और कहाँ आ रहा है इसमें भी, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, है ना, जैसे हमने ले लिया मान लो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, फार्मूला बनाना सीखा हमने 9th में, तो फार्मूला हो गया NaOH, है ना। अब अगर मैंने ये NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और इसको उठाकर मैंने पानी में डाला, H2O में डाला, NaOH इज सॉलिड, H2O इज लिक्विड, तो यहाँ पर ये जो NaOH है ये अपने अंदर से पानी में क्या दे रहा है, OH-। ठीक है, लेकिन जैसे वहाँ हमने बोला था कि जो H+ निकल कर आ रहा था दैट वॉज एक्सेप्टेड बाय वाटर, यहाँ पर एक्सेप्शन वाला कोई फंडा नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ बोल रहे हैं कि NaOH जो है वो H2O को OH दे रहा है, तो ये टूट कर बाहर क्या हो गया, इसमें Na+ हो गया और OH- हो गया वाटर के अंदर, है ना। तो वाटर में बना तो ये भी एक्वस हो गया और ये भी एक्वस, तो यहाँ वाटर लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर चीज। इसी तरीके से मान लो मैं ले लेता हूँ KOH, है ना, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मैंने डाला वाटर में, KOH प्लस H2O, मुझे क्या मिल जाएगा, K+ और OH-। ये KOH इज सॉलिड, H2O इज लिक्विड, ये दोनों क्या बन जाएंगे, एक्वस। क्लियर है। तो अरेनियस के हिसाब से कोई भी सब्सटेंस अगर क्या देता है, OH- आयन देता है ना, यहाँ से भी क्या ट्रांसफर हुआ होगा,
OH नेगेटिव आयन, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोल रहे हैं, बेसिस। बस फर्क इतना है कि वहां पर H प्लस एक्सेप्ट हो रहा था और यहाँ पर OH माइनस एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हुई एसिड्स और बेसिस की बात अकॉर्डिंग टू अरेनियस। अच्छा, कौन कौन से बेस हैं, तो आप यहाँ भी एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, MgOH का होल ट्वाइस अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये कुछ बेसिक हाइड्रोक्साइड्स हो गए जो अपने को याद रखने हैं। NaOH is sodium hydroxide, KOH is potassium hydroxide, CaOH whole twice is calcium hydroxide, MgOH whole twice magnesium hydroxide, AlOH whole thrice aluminium hydroxide and NH4OH is ammonium hydroxide। ठीक है, तो ये बेसिस की बात की है ना। अच्छा, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वहां पर जब हमने देखा पीछे तो वहां पर H प्लस एक्सेप्ट हो गया और यहाँ जब हम देख रहे हैं तो OH माइनस एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सीनियर लेवल का है, मैं आपको यहाँ समझा ज़रूर देता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाता है तो वेल एंड फाइन, और अगर नहीं आता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, है ना। अब देखें कि क्या हो रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि जब मैंने H2O में क्या भेज दिया था, H प्लस भेज दिया था, है ना, ये एक्स्ट्रा है अभी जो हम देख रहे हैं। H2O में मैंने H प्लस भेज दिया था तो क्या बन गया था, H3O प्लस, और इसको बोल दिया था क्या, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। ये जो H प्लस होता है इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन क्या बोल रहे हैं, देखो हाइड्रोजन जो है H, ये अपने आप में क्या है, एटम, ठीक है। और इस एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, और हो सकता है न्यूट्रॉन भी हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होते हैं। अब हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन 0 होता है, इलेक्ट्रॉन इज 1, प्रोटॉन इज 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास भी क्या होता है, 1। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास माइनस प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, तो 1 माइनस 1 विल बी 0, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने H को कन्वर्ट कर दिया किसमें, H प्लस में, किसमें कन्वर्ट कर दिया, H प्लस में, तो ये प्लस चार्ज कब लगेगा, प्लस हमने पढ़ा है कब लगता है, जब हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। मतलब H ने अपने अंदर से यहाँ से बाहर क्या निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन, तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो H पे क्या आ गया, 1 प्लस। अब H में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक ही इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ से निकाल दिया, न्यूट्रॉन थे नहीं, क्या बचा, सिर्फ एक प्रोटॉन, इसीलिए H प्लस कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट, अ प्रोटॉन। क्लियर है। तो जैसे ही हम H प्लस को जोड़ते हैं तो हम इसको सीनियर क्लासेस में बोल देते हैं प्रोटोनेशन, बिकॉज वी आर एडिंग अ प्रोटॉन। H प्लस कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्यों कंसिडर होता है वो ये है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर H प्लस जो है वो प्रोटॉन है और H प्लस यहाँ जुड़ रहा है, मतलब प्रोटोनेशन हो रहा है पानी का, ये हमको क्लियर हो गया, है ना। अब यहाँ पर H प्लस कैसे जुड़ा उसकी बात करें, ठीक है। जब आप थोड़ा सा हायर क्लास में जाते हैं तो आप वाटर के बारे में पढ़ते हैं, H2O, है ना, ये है H2O, H और O, एक ऑक्सीजन उसके साथ 2 H जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है ना। अब जब हम एक बॉन्ड बनाते हैं, जब हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बीच में ये वाला जो बॉन्ड बना है और ये वाला जो बॉन्ड बना है, तो केमिस्ट्री में एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्लियर है ना। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड बना रहे हैं दोनों के बीच में, इसलिए हम ऐसा बोल दें कि ये इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए है। दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स belong to hydrogen also and they belong to oxygen also, ठीक है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अभी हमने पीछे बोला क्या होता है, 1, तो कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का क्या हुआ, K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, और K की लिमिट कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो अगर K में 1 है मतलब 1 और चाहिए, तो जब हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करी, यहाँ कितने आ गए, 2, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये किसको बिलोंग कर रहे हैं,
ये हाइड्रोजन को भी बिलोंग कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, और ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर। अभी क्लियर है? बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। एक बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिन भी 2 स्पीशीज के बीच में बॉन्डिंग हो रही है वो दोनों को बिलोंग करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बॉन्डिंग थी, तो दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स वेयर फॉर हाइड्रोजन ऑल्सो एंड फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो। तो H में 2 हो गए, इधर भी H में 2 हो गए, H स्टेबल है ना। अब ऑक्सीजन के लिए भी ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्सीजन का एटम हुआ, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो अभी हमने बोला कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो K शेल में है, और K की लिमिट कितनी है 2, तो हमको 2 की जरूरत थी, वो हमने यहाँ पर बता दिए 2। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन का नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। इसके आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए स्टेबल होने के लिए? ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एटम कब स्टेबल होगा? जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाए। यहाँ आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6, 2 और चाहिए। क्लियर है ना? मतलब 8 टोटल होने चाहिए। अब यहाँ ऑक्सीजन में अपने को कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 4 है। कितने और चाहिए? 4 और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। तो वो जो 4 हैं वो हम यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसको बोलते हैं डॉट सिंबल या डॉट स्ट्रक्चर। ये हमको चैप्टर नंबर 4 में आएगा, कार्बन एंड कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको नॉर्मली बता दिया कि इस एटम में स्टेबिलिटी लाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। केमिस्ट्री बोलती है कि अगर किसी भी एटम में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए अदर देन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही शेल है, तो वो एटम जो है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो 8 करने के लिए 2 और 2 4 तो यहाँ थे, 4 हमने लगा दिए। अब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, एक ये है ना और एक ये जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, उनको बोल दिया क्या? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, ये हरे वाले जो मैंने बनाए हैं, जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, इनको बोल रहे हैं क्या? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। एंड दीज नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इन केमिस्ट्री आर नोन एज लोन पेयर। लोन मतलब अकेले रहने वाला पेयर, है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी लोन पेयर क्या होता है वो समझ में आ गया, है ना। अब रिएक्शन पे चले। हमने बोला था कि H2O था और इसमें मैं H प्लस भेज रहा था, ठीक है। तो इस H2O में यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं की है। 2 तो ऐसे थे जो बॉन्डिंग कर रहे थे या बॉन्डिंग के फॉर्म में प्रेजेंट थे, बाकी 2 पेयर ऐसे हैं जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं या लोन पेयर हैं, है ना, वो इलेक्ट्रॉन अभी भी बॉन्डिंग कर सकते हैं। और H प्लस का मतलब क्या? यहाँ पीछे पढ़ा हमने, H प्लस का मतलब प्रोटॉन, और H प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने? 0, एक ही था, वो एक निकल गया, तो H कन्वर्ट्स टू H प्लस। अब मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर आपको 2 एटम के बीच में बॉन्डिंग करनी है तो इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 2 चाहिए। और ये जो हाइड्रोजन जो आ रहा है एसिड से, ये वाटर में एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन इसको अगर इसके साथ बॉन्डिंग करनी है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके पास अपना खुद का कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो यहाँ के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो ये बन गया HO और H, ये पहले से था H2O, है ना। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे दे गेट्स यूटिलाइज फॉर अ बॉन्डिंग, और यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर चार्ज पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए चार्ज पॉजिटिव, और इसको हमने बोल दिया हाइड्रोनियम आयन, है ना। ये इलेक्ट्रॉन रिच था, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज थी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन रिच ने अटैक कर लिया, जोड़ लिया। यही चीज़ अगर हम H2O और OH माइनस के साथ करें तो माइनस चार्ज का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर प्लस चार्ज तब लगता है जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो माइनस कब लगता है? जब इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आए हैं मतलब इसके बाद एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा एक दूसरे से बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो यहाँ पर क्या आ गया? नो रिएक्शन। ये अभी आपके लेवल पर समझने के लिए ईजी है। क्लियर है चीज़? समझ में आया? तो वाटर का प्रोटोनेशन कैसे होता है वो हमने यहाँ देख लिया। अभी इसमें कोई डाउट है? चलिए, तो अरेनियस का एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, और ये देख लिया कि एसिड्स क्या हैं और बेसिस क्या हैं, ठीक है। एसिड्स वो सब्सटेंस हो गए जो H प्लस देते हैं एक्वस सोल्यूशन में, और बेसिस वो हो गए जो
OH माइनस देते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज निकल कर आती है कि चलो H प्लस का तो हमको क्लियर है, दिख रहा है कि एसिड्स वगैरह हैं तो H प्लस देते हैं, वो हमने पढ़ रखा है। बट बेस के लिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, तभी काम करेगा जब आपके सब्सटेंस के फॉर्मूले में OH हो, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है, एनी सब्सटेंस विच गिव्स OH माइनस, और OH माइनस देना मतलब OH माइनस का होना। तो फॉर्मूले में अगर OH होगा तो ही क्या होगा, हम उस सब्सटेंस को बोल सकते हैं कि इट इज एक्टिंग एज अ बेस और इट इज एक्टिंग एज एन अर्हीनियस बेस, ठीक है। लेकिन मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस रहता है जिसके अंदर बेस है ही नहीं या जिसके अंदर OH है ही नहीं, तो कैसे डिटरमाइन करें, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि एसिड्स और बेसिस को समझाने के लिए डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंसेस हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग डेफिनेशंस है, ठीक है। इसको मैं आपको इक्वेशन से समझाता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लेते हैं अपन क्या कि इज NH3 is a base और an acid, है ना। क्वेश्चन में अपने से क्या पूछ रहा है कि NH3 जो होता है दिस इज अमोनिया, ठीक है। NH3 जो है अमोनिया, ये एसिड है या बेस है, ठीक। अब देखो इसमें H तो दिख रहा है हमको कि H है, तो बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई H है मतलब एसिड होगा, H देता होगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि NH3 इज नॉट एन एसिड, इट्स अ बेस। लेकिन बेस का कॉन्सेप्ट बेनियस क्या बोल रहा है कि OH माइनस देना चाहिए, और यहाँ OH माइनस है नहीं। तो इसको समझने के लिए हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं एसिड एंड बेस का, विच इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये भी दो साइंटिस्ट की इंडिविजुअल स्टडीज हैं सेम, इसलिए दोनों को साथ में हमने लिख दिया, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। वैसे हम ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस बोलते हैं। जैसे हमने अरेनियस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर कोई सब्सटेंस एसिड का काम कर रहा है तो अरेनियस एसिड हो गया, और बेस का काम कर रहा है तो अरेनियस बेस हो गया, ठीक है। चलो सेकंड की बात करें, BRONSTED ब्रॉन्स्टेड लॉरी, LOWRY ब्रॉन्स्टेड, REY या RY पर चेक कर लेना, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, या फिर सिंपल बोल सकते हो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस, ठीक है। अब इसकी बात करें कि ये क्या है। अब ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एसिड क्या है, डेफिनेशन देखें, ये क्या बोल रहा है, सब्सटेंसेस which gives H plus ion are called acids. Substance which gives H plus ion are called acids, है ना। यहाँ एक्वस वर्ड हट गया, ऐसा जरूरी नहीं है कि एसिड वही होंगे जो एक्वस में ही H प्लस देंगे। कोई भी सब्सटेंस अगर टूटकर H प्लस दे रहा है दैट मीन्स इट कैन बिहेव एज एसिड। ये हो गया ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसी में हम बेस की भी बात कर लें। बेस के लिए उसने क्या बोला, सब्सटेंसेस विच गिव्स OH माइनस आयन आर कॉल्ड, सब्सटेंसेस, गलत है इसको सही कर लो, सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट H plus ion are called bases, ठीक है ना। तो ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस देते हैं वो क्या हो गए, एसिड, और ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस लेते हैं वो क्या हो गए, बेस, ठीक। दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई, H प्लस देने वाले और H प्लस लेने वाले, ठीक है। अब इसको समझें अपन। जैसे एसिड अभी हमने HCl दिया था तो हमने पानी में डाला था, यहाँ पर हमको एक्वस लेने की ज़रूरत नहीं है। HCl को तोड़ेंगे तो क्या देगा, H प्लस देगा, Cl माइनस देगा। H प्लस दे रहा है मतलब एसिड हो गया। H2SO4 को तोड़े तो एक H प्लस निकला और HSO4 टूटा। ये HSO4 में अभी एक H और है तो ये और आगे टूट सकता है, तो ये टूट के क्या दे देगा, H प्लस, और निकल जाएगा बाहर क्या, SO4 का 2 माइनस। समझ में आई चीज़।
यहाँ 2 H थे तो 2 बार निकल गए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने H हो सारे निकल जाए, सल्फ्यूरिक में दोनों निकलते हैं। ये सब अभी हम आगे देखेंगे जब मैं आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड या टाइप्स ऑफ एसिड बेसिस पढ़ाऊंगा तो वहाँ बता दूंगा कि क्या है। अभी सिर्फ इतना याद रखें कि वो सब्सटेंस जो टूट कर H+ देता है उसको क्या बोलते हैं, अपन एसिड बोलते हैं। और वो सब्सटेंस जो H+ को ले लेगा उसको हम क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। ठीक है चीज़ है ना। तो यहाँ पर तो HCl और H2SO4 वगैरह क्या काम करने लग गए, एसिड का काम करने लग गए। और एसिड की तरह बिहेव करने के लिए यहाँ पर वो वाटर वाला कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि एक्वस के अंदर ही H+ देगा या वो सब्सटेंस जो एक्वस में देते हैं वो ही एसिड होते हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट बदल गया। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं कि वो सब्सटेंस जो H+ ले सकते हैं ना। H+ इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोटॉन, मैंने पीछे बताया। तो हम डेफिनेशन को ऐसे ही बोल सकते हैं, सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन आर कॉल्ड बेसिस। ठीक है, एंड विच गिव्स प्रोटॉन आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक, चलो अब बेस की बात करें। जैसे अभी हमने NH3 का एग्जाम्पल लिया था, तो अगर मैं NH3 को H+ देता हूँ तो ये इसको एक्सेप्ट करके बना लेता है NH4 पॉजिटिव, है ना। यहाँ पर हमने क्या लिया, अमोनिया लिया, अमोनिया का प्रोटोनेशन कर दिया, प्रोटॉन जोड़ दिया उसके अंदर H+ आयन, है ना। और यहाँ क्या बन गया, अमोनियम आयन। क्या बन गया, अमोनियम आयन। मतलब ये जो अमोनिया है दिस इज बिहेविंग एज बेस। ये क्लियर हो गया। बट यहाँ से ये सवाल क्लियर नहीं होता है कि अमोनिया ने H+ कैसे ले लिया। ठीक है, तो इसका आंसर छुपा है इस टॉपिक में जो अभी हम पढ़कर आए, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, जैसे वाटर में इलेक्ट्रॉन थे H+ लेने के लिए, वैसे यहाँ अमोनिया में भी होने चाहिए। तो यहाँ पर कैसे लिया होगा कि अगर मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर देखूँ तो एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, दिस इज NH3। और हर बॉन्ड पर कितने इलेक्ट्रॉन, गुड 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के पास तो 2 हो गए, हाइड्रोजन को 2 चाहिए होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। इस हाइड्रोजन के पास ये 2 हो गए, है ना, ये 2 हो गए। इस हाइड्रोजन के पास ये 2 हो गए और इस हाइड्रोजन के पास ये 2 हो गए, क्योंकि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, दोनों के लिए होता है। तो नाइट्रोजन के लिए भी, हाइड्रोजन के लिए भी, हाइड्रोजन यहाँ से स्टेबल हो गया। अब यहाँ से अगर हम बात करें किसकी, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में हमको दिखेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 4 और 6। मतलब कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा पेयर रखा होगा जिस पेयर को क्या बोल रहे हैं, लोन पेयर। ठीक है, तो इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यूज करके ये क्या कर रहा है, H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। और जब H+ को एक्सेप्ट कर रहा है तो NH4 बना रहा है। मतलब यहाँ रिएक्शन क्या हो रही है कि NH3 है, यहाँ पर एक लोन पेयर है, प्लस H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस लोन पेयर, और क्या बना रहा है, NH4। और क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिए तो चार्ज लग गया पॉजिटिव। क्लियर है चीज। तो वो सारे के सारे कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस जो ब्रॉन्स्टेड बेस का काम करेंगे, जो प्रोटॉन लेने का काम करेंगे, वो सब इलेक्ट्रॉन रिच होंगे या उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ताकि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लूँ मैं CH4, मान लो मैंने लिया CH4, तो यहाँ कार्बन जो है ये बेस की तरह काम कर सकता है क्या, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं करेगा, अभी कार्बन की अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो कार्बन है और ऐसे 4 हाइड्रोजन से इसने बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, और हर बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। और कार्बन के अराउंड भी कितने हो गए, 2, 4, 6 और 8, तो कार्बन के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब स्टेबल है और ये किसी से बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है समझने के हिसाब से। क्लियर है। तो अभी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट क्या है। अरेनियस ने बोला H+ एक्वस में देने वाले एसिड, OH- एक्वस में देने वाले बेस, और ब्रॉन्स्टेड ने बोला H+ देने वाले एसिड और H+ लेने वाले बेस। क्लियर है चीज, समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट है ना। अच्छा, अब केमिस्ट्री में जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शंस वगैरह कराते हैं
तो जो एक्चुअल चीज इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वहाँ ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने पढ़ा कि अगर एक एटम है, एक गोल अगर हमारे पास एटम है, तो उस एटम के जितने भी प्रोटॉन्स है वो कहाँ बैठे हुए हैं, सेंटर में, है ना। ये अगर ऐसा एक सर्कल में एक एटम है तो सारे प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर में अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, और उस सेंटर के आसपास ऐसे सर्कल में क्या है, शेल्स KLM, और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो प्रोटॉन देना या प्रोटॉन लेना इज नॉट इजी, क्योंकि वो सेंटर में है, वहां तक पहुंचना और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना या डालना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन, कोई प्रोसेस या कुछ भी चल रहा है, देन द एक्चुअल थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल और विच इज इन्वॉल्व इज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के बाहर की तरफ शेल्स में अरेंज है और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना या इलेक्ट्रॉन डालना क्या है, ईजी है। ठीक, तो अब इस पूरे एसिड और बेस कॉन्सेप्ट को हमको इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द एक्चुअल थिंग जो रिस्पॉन्सिबल है किसी केमिकल रिएक्शन के लिए। तो एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लुईस, और उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जिसके अंदर पूरे कॉन्सेप्ट को बदल दिया गया किसमें, इलेक्ट्रॉन्स में। क्लियर है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो थर्ड कॉन्सेप्ट जो है हमारा, दैट इज लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लें। लुईस के हिसाब से, लुईस इज LEWIS, है ना, लेवाइस भी बोलते हैं, दैट इज लुईस। अब एसिड की डेफिनेशन हो गई कि सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड एसिड्स। ऐसे सब्सटेंस जो एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को, दो इलेक्ट्रॉन को, एक पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड हो गए। और सब्सटेंसेस, ये बेस की डेफिनेशन है ना, सब्सटेंसेस विच डोनेट अ इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड बेसिस। ठीक है, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, वो क्या हो गए, बेसिस। अब बिल्कुल सिंपल, जो अभी हमने पीछे पढ़ा उसी केमिकल रिएक्शन से हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लें। अभी हमने बोला था एक रिएक्शन जिसमें NH3 था एक लोन पेयर के साथ, जो रिएक्ट कर रहा था किससे, H+ से, और ये रिएक्शन होकर हमको क्या मिल रहा था, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, इस रिएक्शन में हमने बोला अमोनिया है, H पॉजिटिव है, इसको भी हाइड्रोनियम ही बोलते हैं। ठीक है, ये भी वो जो H3O+ था वो कब बना था, जब H+ ऐड हुआ था, तो ये भी हाइड्रोनियम आयन ही होता है। तो अमोनिया हो गया, इसको आप चाहो तो प्रोटॉन बोल लो या हाइड्रोनियम आयन बोल लो, और यहाँ क्या बन रहा है, अमोनियम आयन। ये रिएक्शन करा रहे थे। अब इस रिएक्शन में अगर हम लुईस का कॉन्सेप्ट लगा दें, ठीक है, तो लुईस कॉन्सेप्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि NH3 अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है किसके लिए, H+ के लिए। तो सब्सटेंसेस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड बेसिस, मतलब NH3 यहाँ क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है ना। और H+ जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं, ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, और ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, तो वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रही है वो एसिड और बेस। ठीक है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव इज कंसिडर्ड एज एसिड और NH3 इज कंसिडर्ड एज बेस, और यही हमने सब जगह पढ़ा, H+ देने वाले सब्सटेंस एसिड थे तो H+ इज एसिड। ठीक है, और NH3 लोन पेयर दे रहा है तो बेस हो गया, या H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस हो गया। तो ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से भी NH3 बेस है और लुईस के हिसाब से भी NH3 बेस है। क्लियर है। तो तीन कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। पहला हमने पढ़ा अरहेनियस कॉन्सेप्ट। अरहेनियस कॉन्सेप्ट में हमने दो चीज़ों की बात की। पहला, वो सब्सटेंस जो H+ देते हैं दे आर एसिड्स। दूसरा, वो सब्सटेंस जो OH- देते हैं बेसिस, और दोनों किस में दे रहे हैं, एक्वस में।
ठीक है। फिर आया हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट वाज ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। उसमें भी दो चीज़ें पढ़ी हमने। पहली, जो H प्लस देते हैं दे आर कॉल्ड एसिड्स, कोई एक्वस की जरूरत नहीं। और दूसरा, जो H प्लस लेते हैं वो बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस। और फिर थर्ड आया लुईस कॉन्सेप्ट, जिसमें वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड, और वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो बेसिस। तो ये पूरा हुआ हमारा एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट कि व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस, या किन सब्सटेंस को हम एसिड माने और किन सब्सटेंस को हम बेस माने डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया, ठीक है, या सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो तीन कॉन्सेप्ट है हमारे पास एसिड्स और बेसिस के, अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, और लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर में हमने ये तीन चीज़ों की बात कर ली कि अरेनियस कॉन्सेप्ट क्या है, लुईस कॉन्सेप्ट क्या है और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन किससे करें तो क्या होगा, बेस की रिएक्शन किससे करें तो क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम सॉल्ट्स पे जाएंगे और सॉल्ट को डिटेल में देखेंगे कि क्या है, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनको हमको पढ़ना है, ठीक। तो अभी आप ये तीनों डेफिनेशंस और इनके एग्जाम्पल्स वगैरह याद कर लें, ठीक। और इससे रिलेटेड जितना भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉट एक्सरसाइज, इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, वो आप सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो हमने पढ़ा है एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट को, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं आपको वहीं पर इसका आंसर दे दूंगा, ठीक। चलिए, तो इस लेक्चर को हम यहाँ रोकते हैं। थैंक यू।